नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रूस और यूक्रेन के बीच पैदा हुई इस वर्तमान स्थिति पर अपडेट जानने के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये हमने अपने कई सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन ताजा अपडेट 1 तारीख से जुड़ा हुआ है। 1 जून के दिन यूक्रेन की तरफ से स्पाइडर वेब नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया रूस के खिलाफ, जिसमें यूक्रेन से भेजे गए ट्रक्स के अंदर रख करके ड्रोन्स भेजे गए और वो ड्रोन्स जा करके उन फाइटर जेट्स पर या फिर बॉम्बर जेट्स के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए जो कभी रूस से निकलकर यूक्रेन पर बम गिराने आते थे। इस पूरी घटना को यूक्रेन के अनुसार 1.5 साल का समय लगा एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन यूक्रेन ने यह सब कारनामा ऐसे वक्त पर कर दिखाया जहां एक और वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर दुनिया के तमाम देश प्रयास कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन शांति स्थापित करें। यह 1 तारीख को जो घटना घटी, इसके अगले दिन ही रशिया और यूक्रेन के बीच में एक शांति वार्ता प्रस्तावित थी। यह शांति वार्ता प्रस्तावित थी इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल है तुर्की के अंदर। तुर्की इन दिनों अमेरिका की शह पर इन दोनों की मध्यस्थता कराने का एक मिडिल टेबल बना हुआ है, जस्ट लाइक कतर। जैसे कि हमास और इजराइल के बीच के लिए कतर ने टेबल उपलब्ध कराई थी, या अमेरिका और तालिबान के बीच में जिस तरह कतर ने टेबल उपलब्ध कराई थी, कुछ वैसे ही रूस और यूक्रेन के लिए इस्तांबुल ने अपने आप को उपलब्ध कराया कि आप दोनों लोग यहां पर बैठे और बातचीत करें कि कैसे कैसे दोनों युद्ध रोक सकते हैं। इस युद्ध रोकने की शांति वार्ता से एक दिन पहले यूक्रेन ने यह बता दिया था कि वो इस युद्ध में क्या सोचता है, किस तरह से वो यूक्रेन पर रूस पर आक्रामक हो रहा है। तो ऐसे में क्या ये अपेक्षा की जा सकती थी कि रूस यूक्रेन के लिए झुक जाएगा? ये तो मीटिंग के अंदर ही पता चलना था, लेकिन मीटिंग जैसी प्रस्तावित थी वैसे ही आयोजित भी हुई। 2 तारीख के दिन प्रस्तावित थी, 2 तारीख के दिन मीटिंग आयोजित भी हुई। एक बड़ी दुर्घटना या कहिए एक ऐसी हमले के बाद इस मीटिंग का होना, कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन ने जिस तरह से अपनी तरफ से ये स्पाइडर वेब के नाम से इतने सारे बम छोड़े हैं या फिर इतना सारा जो हमला किया है आयोजित, एक बड़ी दुर्घटना। हाँ, जिस तरह से इन्होंने इतने सारे ड्रोन छोड़े हैं, हो सकता है कि अगले ही दिन रशिया शांति वार्ता में शामिल ना होकर इन पर गोले और बम और मिसाइल छोड़ देगा। लेकिन बकायदा 2 तारीख के दिन जैसा तय था वैसे मीटिंग होती है। उससे पहले ही उसी समय पर यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की उस व्यक्ति को जिसने ये अंजाम दिया था, इनकी सेना का जो हेड था, उसको सम्मानित करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। पुतिन के प्रति दुनिया नजर बनाकर बैठी होती है कि आप क्या कीजिएगा, आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, हम रिटेलिएशन देखने के लिए बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे यूक्रेन के पास एक संदेश चला जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि रूस पर हमला करने का मतलब क्या होता है। आज हम 3 तारीख में इस सेशन को सुन रहे हैं। 1 तारीख को हमला हुआ, 2 तारीख के दिन शांति वार्ता हुई, 3 तारीख में हम चल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि रूस कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। हेडलाइंस ये बनती हैं कि साहब इन दोनों के बीच में शांति वार्ता जो 2 तारीख को हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई। अब इस सब बात का एक और पहलू यहां पर उजागर होता है, और वो पहलू किसी भी मीडिया हाउस ने खुलकर अभी तक नहीं लिखा है। यहां पर जितने भी हेडलाइंस बनी हैं उसमें केवल यह बात जरूर की जा रही है कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया था। लेकिन एक बात यहां पर जिसका कोई जिक्र नहीं है, वो बात इस शांति वार्ता में 1 तारीख के बाद घटित हुई, वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। ये इस्तांबुल के अंदर बैठे हुए ये कमरे के अंदर आपको जो डेलीगेशन दिखाई दे रहे हैं, ये डेलीगेशंस में से एक व्यक्ति जो रूस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था, इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि सर स्पाइडर वेब पर कुछ कहेंगे, तो उसने आंसर दिया, कल का इंतजार कीजिए। यह घटना 1 तारीख को घटित हुई। पत्रकारों ने 1 तारीख की शाम को ही शायद रशियन डेलीगेशन से पूछा होगा, तभी 2 तारीख के अखबारों में यह छपा कि आप कल का इंतजार करिए। कौन से कल का? जो 2 तारीख बीत गई उसका, या फिर 2 तारीख के अगले बाद जो 3 तारीख आएगी उसका? अब ये तो समय ही बताएगा। वेट फॉर टुमारो कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं अपितु पुतिन का बहुत क्लोज मित्र था
या फिर कहिए तो उसका एक राजनीतिक सहयोगी था। अब पुतिन के राजनीतिक सहयोगी के द्वारा इस तरह की वार्ता होना कि कल का इंतजार करिए, लोगों के मन में संशय पैदा कर गई। संशय इस बात का कि क्या पुतिन कोई भीषण हमला करने वाले हैं। अच्छा, हमले के अंदर न्यूज छोटी भी हो तो वो बड़ी बन जाती है। जैसे अभी ताजा खबर जो आ रही है वो ये है, कुछ ही घंटे, 1 घंटे पहले की खबर है आपका सेशन शुरू होने से पहले, कि रूस ने किंजल नाम की एक मिसाइल है जो यूक्रेन पर दाग दी है। किंजल नाम की मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, 10 मैक की गति से चलने वाली मिसाइल है, और इसको इन्होंने पहली बार इस संघर्ष में यूज किया है। यह मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइल है। तो क्या हम यह मान लें कि पुतिन ट्रायल कर रहे हैं कि परमाणु हथियार चलाने के लिए मैं चेक कर लूं कि मिसाइलें कैसे चलेंगी, या फिर यूक्रेनियंस के लिए यह कॉमन बात है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से आए दिन हमले होते आए हैं। ऐसे में पुतिन का आज के दिन किंजल मिसाइल चला देना कोई सेंस तो नहीं रखता, लेकिन हेडलाइन बड़ी बनाता है कि पुतिन ने दाग दी किंजल मिसाइल जिसकी वजह से आ जाएगी तबाही। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो अपेक्षित था आपको और हमको कि रिटेलिएशन में कुछ भीषण होगा, वो हुआ या नहीं हुआ, और हुआ और हमें पता नहीं चला, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है जो आपको और हमको पता नहीं चला, मीडिया ने उसको इतनी हवा नहीं दी। क्या हुआ ऐसा? असल में आपको यह याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में ट्रंप लगातार मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहे थे। उसमें यूक्रेन पिछले लंबे समय से अपना एक 10 पॉइंटर एजेंडा लेकर आ जाता था। जेलेंस्की हर बार टेबल पर बैठते और अपनी तरफ से कहते कि देखिए, अगर रूस जो आज 4 क्षेत्र जिस पर इन्होंने लोहांस्क, डोनास्क, ये डोनबास क्षेत्र जहां पर कब्जा किया हुआ है, जैपोर्जिया, अगर इनको ये छोड़ देते हैं और हमारे पीछे हटते हैं, रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर से बाहर निकल जाता है, तो हम तैयार हो जाएंगे सीज फायर के लिए। यह आपको याद होगा जेलेंस्की का बहुत दिनों से चलाया हुआ राग है। लेकिन कभी रूस ने अपनी तरफ से सीज फायर की शर्तें दी ही नहीं। आज तक की बातें जितनी भी हुई हैं उनमें आज से पहले तक रूस की तरफ से रूस क्या चाहता है सीज फायर के नाम पर, यह कभी जनता के सामने नहीं रखा गया। लेकिन 2 तारीख यानी कि कल जो इस्तांबुल में बैठक हुई, उस बैठक में पुतिन की तरफ से आए हुए व्यक्ति ने यह बता दिया दुनिया को कि हम यूक्रेन से क्या चाहते हैं। यानी शांति वार्ता की अगर शर्तें आप लोग रखते ही हैं तो शांति वार्ता की हमारी शर्त क्या है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि उस शर्त का अर्थ क्या है। अर्थ फिलहाल बता देता हूं, शर्त आगे बता दूंगा। अर्थ यह है कि रूस युद्ध नहीं रोकने वाला, रूस सीज फायर नहीं करने वाला, रूस भविष्य में भी यूक्रेन से ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा अभी कर रहा है। आप पूछेंगे कि यह सीज फायर के अंदर चर्चा हुई है? जी हां, रूस की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया। असल मायने में जब ये लोग आपस में बैठकर टेबल टॉक करने आए तो 1 घंटे के अंदर ही बातचीत हुई। उस समय रूस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि आपके जो लोग आप ही के क्षेत्र में मर गए हैं उन सैनिकों को हम डेड बॉडीज को आपको दे देते हैं, और हमारे सैनिक जो आपके क्षेत्र में मर गए हैं उनकी डेड बॉडीज हमें दे दो। बोले सर कितने दिन का सीज फायर? बोले 2 से 3 दिन पर्याप्त होंगे। मतलब रूस ने आते ही अपने मरे हुए सैनिक और यूक्रेन के मरे हुए सैनिकों की अदला बदली, बच्चों की अदला बदली, इसके लिए यहां पर बातचीत की। मात्र 2 दिन का सीज फायर कॉमन रूप से मांगा गया कि 2 दिन के भीतर भीतर सारी डेड बॉडीज को इधर उधर कर लो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था और भारतीय छात्र वहां फंसे रह गए थे तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात थी। कुछ वैसा ही कॉरिडोर बनाने का यहां अनाउंसमेंट हुआ होगा कि डेड बॉडीज निकाल लो, बस इतना ही सीज फायर है। यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो डायरेक्ट पीस टॉक है ये इस्तांबुल में हो रही थी। तुर्की इसकी मध्यस्थता कर रहा था। तुर्की ने 16 जून को भी जब ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे तब भी इन दोनों के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां नहीं आए थे, इन्होंने अपने डेलीगेशन भेजे थे। ऐसे ही कल यानी 2 जून को भी फिर से यहां पर बैठक हुई और इस बैठक में दोनों तरफ से प्रतिनिधि आए। इंटरेस्टिंग तथ्य जो यहां पर देखने को मिला, यूक्रेन की तरफ से जो प्रतिनिधि यहां पर आए थे वो मिलिट्री वेशभूषा में आए थे। यूक्रेन की तरफ से आए हुए जो अधिकारी थे
वो मिलिट्री वेशभूषा में थे, अधिकांश लोग 60% लोग। वहीं रूस की तरफ से जो लोग आए थे वो अपनी फॉर्मल्स ड्रेसेस में आए थे, फॉर्मल ड्रेसेस में आए थे। इससे लोगों ने एक और कंक्लूजन निकाला कि यूक्रेन भी अब जंग रोकने के मूड में नहीं है, वो दिखा ही ये रहा है कंट्री इन वॉर। और ऐसे में कंट्री जो वॉर में है उसकी ये जो तस्वीरें आती हैं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि फिलहाल युद्ध के दौरान ही हम एक दूसरे के साथ अदला बदली करेंगे अपने लोगों की, बस इतनी ही देर का हम सीज फायर करने को तैयार हैं। रूस की तरफ से आए हुए इस प्रतिनिधि मंडल के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा जब यह बयान दिया गया, व्लादिमीर मेडिंस्की, ये जेलेंस्की तो यूक्रेन वाले हैं और मेडिंस्की रूस वाले हैं। मेडिंस्की जो हैं वो रूस में पुतिन के करीबी माने जाते हैं, राजनेता और इतिहासकार के रूप में इनकी पहचान है। ये पुतिन की तरफ से आए थे और इन्होंने अपनी तरफ से मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि हमने अपनी तरफ से 2 पेज का मेमोरेंडम दे दिया है और 2 से 3 दिन का हम लोगों ने सीज फायर मांगा है। बोले सर मेमोरेंडम में आप लोगों ने क्या दिया है? बोले मेमोरेंडम में हम लोगों ने कहा है। अब आपको यह बात मैं सुना ही देता हूं इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा है, सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से 2-3 दिन बाद कुछ भीषण होने वाला है। इन्होंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम में कहा, जिससे ट्रंप को संभवतया बड़ा झटका लगेगा। इन्होंने अपनी तरफ से केवल एक लाइन कही और वो लाइन थी कि यूक्रेन बेहतर है कि जो 4 क्षेत्र फिलहाल हमारे पास हैं उनसे अपना कब्जा छोड़ दे और उसके बारे में आगे से चर्चा ना करें। नंबर 1, यूक्रेन भविष्य में भी कोई रशियन विरोधी एजेंडा ना शुरू करे और ना ही कोई रशिया विरोधी गुट ज्वाइन करे। सीधे शब्दों में उसे नाटो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया गया कि आप नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। नंबर 3, इनसे कहा गया कि आप अपनी सेना में कटौती करें। चौथा, इनसे कहा गया कि तत्काल प्रभाव से यूक्रेन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन कराने के बाद नए राष्ट्रपति के बाद वो जो 4 क्षेत्र जिस पर हमारा कब्जा है वहां पर जो भी यूक्रेनियन बचे हैं उन्हें अपने क्षेत्र में ट्रांसफर कर लिया जाए। और कहा गया कि इस युद्ध के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं उन मारे गए लोगों की अदला बदली कर ली जाए, क्योंकि अब यह क्षेत्र पूरी तरह से रशियन क्षेत्र ही कहलाएगा। इसके साथ साथ जो यहां पर महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि यहां यूक्रेन के अंदर आधिकारिक रूप से रशियन लैंग्वेज को भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, रूसी भाषा को यूक्रेन में पहचान दिया जाए। यूक्रेन के अंदर नाजिज्म यानी कि नाजीवाद की जो शुरुआत हो रही है उसे खत्म कर दिया जाए। यूक्रेन को रूस ने अपनी तरफ से इतने सारे जो पॉइंट बोले उन पॉइंट का एक सूत्रीय एनालिसिस अगर निकाला जाए तो वो केवल इतना था कि मिस्टर यूक्रेन, अगर आप ये सोचते हैं कि हम सीज फायर के नाम पर अपना आपका जो देश है वो छोड़ देंगे, आंसर है नो। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे और हां, अपनी सेना को कम कीजिए, अपनी सेना के अंदर से लोगों को हटाइए, तब जाकर हम सीज फायर के बारे में विचार करेंगे। इसका सीधा सा तर्क है, ना तो यूक्रेन जो मानने वाला है इन शर्तों को और ना ही रूस ये जानते हुए शर्त बोला है कि यूक्रेन तुम इनकी पालना नहीं कर पाओगे। बकायदा इन्होंने मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में बस इतना ही कहा कि बस हमारी डेड बॉडीज को इधर उधर कर दीजिए। जेलेंस्की ने इसी वजह से इस बात को लिखा कि एज फॉर द सीज फायर दे बेसिकली डोंट सी इट हैपनिंग येट, अकॉर्डिंग टू द रशियन दे आर रेडी फॉर 2 to 3 days सीज फायर जस्ट टू कलेक्ट देयर डेड फ्रॉम द बैटलफील्ड, which I think idiots, because the whole point of the ceasefire is to stop people from becoming dead in the first place. So you see the mindset. बोले ये सीज फायर असल में लोगों को मरने से रोकने के लिए था, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी उठाने आना चाहते हैं, इसके लिए हमें समय दिया जाए। लेकिन इस बीच में तुर्की अलग बात से खुश हो रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेंशन किया कि हम बड़े खुश हैं कि हमने शांति वार्ता की मध्यस्थता करी। रेसेप अर्दगन कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हम दुनिया में युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के लिए हम मध्यस्थ की भूमिका निभाएं। हम वो दिन भी चाहते हैं जब ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की हमारे देश में आकर शांति वार्ता करें। ये अलग चीज का चरस भुगत रहे हैं। खैर, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से मिलिट्री वेशभूषा में था, जिसका मैसेज दुनिया भर को गया और रूस ने अपनी तरफ से जो संदेश दिया वो साफ था कि वो इस सीज फायर से कतई खुश नहीं है और ना ही वो सीज फायर करने के मूड में है। अब सवाल यह है कि कौन से कल की बात थी।
तो आज अगर 3 तारीख को हम रशियन का कल माने तो ऐसे में किंजल मिसाइल के दृश्य आने शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन के इनसाइडर्स ने अपनी तरफ से तस्वीरें डालना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के अंदर एयर रेड अलर्ट्स जलना शुरू हो गए हैं। लोगों ने इस तरह से पुलों के नीचे सबवे में जाकर शरण लेने की तस्वीरें साझा की हैं। कुछ इस तरह की 3 तारीख की अब से 1 घंटे पहले की है। लोग सबवे के नीचे छुपकर शरण ले रहे हैं। एक स्टेशन के अंदर जो सबवे बना हुआ है वहां पर यूक्रेनियन मीडिया इस बारे में कोट कर रही है कि पहली बार किंजल मिसाइल का यूज हुआ है। किंजल मिसाइल रूस की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल अपने आप में 10 मैक की गति से चलती है, 2000 किलोमीटर तक मार करती है। आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज चलने के कारण यह किसी भी डिफेंस सिस्टम द्वारा पकड़ी नहीं जाती है। फिलहाल रूस ने इसे ब्लैक सी में तैनात किया हुआ था और वहां से यदि ये यहां चलकर आई है तो अपने आप में अगेन जो तुर्की की मध्यस्थता से जो बातें रुकी थी उसका कोई मतलब नहीं निकला है। यूक्रेन का ये वाला जो क्षेत्र जिसे सूरे के नाम से जाना जाता है, यहां पर हमला रिपोर्ट किया गया। सूरे नहीं, सूमी के नाम से जाना जाता है। यहां पर हमला रिपोर्ट किया गया है और इस हमले के अंदर अब से 1 घंटे पहले ही जो घटना घटी, इस पर जेलेंस्की का ट्वीट आपके सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले आया, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि रूस ने हम पर हमला कर दिया है। सूमी के अंदर एयर स्ट्राइक हुई है। हम लगातार ऐसी स्ट्राइक्स देख रहे हैं। फिलहाल कंटिन्यूटी में इन्होंने ऐसा काम और कर दिया है। तस्वीरें इस समय आ रही हैं। आगे क्या होता है जानने वाली चीजें होंगी, लेकिन फिर से बड़ा सवाल कि क्या जेलेंस्की गुस्से, क्या पुतिन गुस्से के अंदर यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं? तो फिर पुरानी न्यूज निकाल करके लोग लेकर आए, जिसमें 1 महीने पहले पुतिन से जब यह पूछा गया था कि क्या यूक्रेन पर आप न्यूक्लियर बम चलाएंगे, तो वो न्यूज फिर से ट्रेंड होने लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे। पिछले महीने उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतना सारा असला है, हमारे पास वो टैक्टिक्स हैं जिससे हम यूक्रेन को सरेंडर करा देंगे, इसके लिए हमें चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल ही आपके सामने एक सेशन और किया था जिसमें रूस से कहां चूक हुई इसका भी जिक्र किया गया था। लोगों का मानना है कि यूक्रेन ने यह खुद से किया, लेकिन बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन का साथ इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका ने दिया था। इसी बीच में जो अभी एक और अपडेटेड खबर आ रही है वो ये है, थोड़ी देर पहले की खबर है, जिसमें यूक्रेन के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो अभी अमेरिका की तरफ निकल कर गए हैं। उनकी फ्लाइट रडार पर कैप्चर हुई है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो अमेरिका की तरफ से इन्हें इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिया जा रहा है। भविष्य में जो भी कुछ होता है अपडेट के रूप में आप लोगों तक जरूर लेकर आया जाएगा। मेरे साथियों, आप तक तमाम जो जानकारी हम लेकर आते हैं आइदर अंकित इंस्पायर इंडिया पर या अपनी पाठशाला पर लेकर आते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप में से आधे से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब ना होने से आपके पास रिकमेंडेशंस भी नहीं पहुंचती हैं। चैनल पर जैसे ही कोई सेशन डलता भी है तो आपके पास वो खबर पहुंचने में देर हो जाती है। सब्सक्राइब करने के लिए 0.17 सेकंड लगता है, क्लिक करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन और तेजी से आएगा। बेहतर है कि आप इस काम को कर लें तो हमारे लिए बेहतर मोटिवेशन का कारण बनेगा। ठीक है, ये वो मेमोरेंडम है जिसके सामने मैंने अभी जो पढ़ के सुनाया, जो रूस ने अपने द्वारा साझा किया था। अभी 10 मिनट के अंदर आप लोगों के साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एक फ्री वेबिनार डिस्कस हो रही है, जिसमें आप और हम चर्चा करेंगे कमेंट्स के माध्यम से। ऐप के ऊपर लिंक कमेंट बॉक्स में है कि डिजिटल डिस्ट्रक्शन से, यानी कि जो ऑनलाइन जो आपके सामने तमाम प्रकार की चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे खुद को बचा कर रखा जाए, चाहे वो रीलबाजी हो या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जिससे कि आपका ध्यान पढ़ने से हटकर कहीं और तीसरी दुनिया में चलने लगता है। उस पर एक जर्नल विमर्श है। अगर आप चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस लिंक को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। 10 मिनट में आपसे उस सेशन के अंदर मुलाकात हो रही है। इसी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई हुई है। दोनों भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है। इसी के ही हैंड रिटन नोट्स आपके लिए घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।